हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो सोशल साइंस का पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र है, ठीक है, उसका मैं लोकतांत्रिक राजनीति जो भाग 2 है आपका क्लास 9th में, उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल आप लोग आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 जो है राजनीति का मैंने समझाया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समझाया है। हम लोगों ने कल देखा था लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा कैसे कैसे हम उसकी समझ सकते हैं। उस साथ साथ में हम लोग एग्जाम्पल भी कई देशों का लेते थे ताकि हम अच्छे से समझ सकें, और उसमें हम लोगों ने 3 परिभाषाएं यानी विशेषताएं हम लोगों ने देख लिया था और कई सारी परिभाषाएं बना चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कानून का राज कैसा होता है जब कानून बन जाता है, और अधिकारों का आदर कैसे किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप देख करके फिर इसको देखें तो आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर, ठीक है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। क्या जिम्बाब्वे को कब मिली थी? 1980 में मिली थी। अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। आप क्या सोचते हो कि अपने ही देश में केवल भारत देश में अंग्रेज आए थे? ऐसा नहीं है, वो कई देशों पे राज कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल, अपने यहाँ 1947 में देश आज़ाद हुआ है, 1980 में। वो बताइए, हम लोगों से काफ़ी दिन बाद हुआ था, कई साल बाद हो। देखिए, उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज था, ठीक है। जानू पीएफ दल का एक राज था, वहाँ पे एक पार्टी रही हुई जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। ये कैसे लॉजिक हो सकता है भाई? एक ही दल, यहाँ पे 2 केसेस हो सकती है, तभी दोनों हर बार वही दल जीतेगा। या तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, लोगों के लिए हित के सोचती हो, या फिर वहाँ पे धोखाधड़ी चलता हो। तो चलिए देखते आगे। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी। राष्ट्रपति इन्हीं का होता था राष्ट्रपति, जिससे कि ये उनमें वृद्धि कर देते हैं अधिकार में, ताकि ये उसके दुरुपयोग करके यानी कि जीत सके, और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। देखिए क्या बात है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, यानी कि आलोचना भी आप नहीं कर सकते अब राष्ट्रपति की अगर बुरा है तो। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। बताए, टेलीविजन और रेडियो पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण था, जिससे कि कोई और वहाँ पे अपना प्रचार ना दे पाए या फिर वहाँ पे भाषण वगैरह प्रसारित ना कर पाए। देखिए कितना ज़्यादा वहाँ पे प्रकोप बना रखे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। क्या बात है, मतलब पूरी तरह से प्रचार कंट्रोल थे सरकार के। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान जरूर किया जाता। स्वतंत्र न्यूज मीडिया वाले यानी कि स्वतंत्र थे, बट वो नाम मात्र के थे। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। मुगाबे को फिर हटा दिया गया 2017 में। कैसे लॉजिक हुआ ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल, देखिए जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। क्या है? जरूरत, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी क्या हो सकते हैं? अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, तानाशाह भी हो सकते हैं लोकतांत्रिक, जिससे कि बार बार जीतते रहते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना ही चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। चुनाव कैसे होता है, किन तरीके से होता है, कैसे कैसे जीता जाता है, ठीक है, जरूरी। पर उतना ही जरूरी है चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाएगी। चुनाव के पहले क्या स्थिति, चुनाव के बाद क्या है। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। कि ये भी गुंजाइश रहनी चाहिए वहाँ पे कि विपक्ष जो है सरकार में बैठे हुए आदमी को बुराई कर सके और वो उनकी कमियों को बता सके, और ये भी उनकी विपक्षी पार्टियों की भी बुराई कर सके, भलाई बात कर सके। नहीं, सभी स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं कि पूरी तरह से दबाव हो, ताकि वो बुराई न कर पाए जब सरकार की। तो कमियाँ कैसे जनता के पास आएगी? जनता के पास नहीं आएगी तो जनता उसको भला समझेगी, लोकप्रिय समझेगी और अच्छा भला मानुष समझेगी और वोट देकर उसको जिताती रहेगी।
चलिए देखते आगे। गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के ये देखिए कार्टून कुछ दिया गया है, उसके आगे अभी दिया हो गया है। ये क्या है देखिए, कार्टून बोझे हैं। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों, आपने सुना होगा गूगल, आज भी जो हम लोग सर्च इंजन के नाम को ही गूगल समझ लेते हैं, याहू एक बहुत बड़ा सर्च इंजन पहले था और अभी भी चलता है, जैसे लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशों लगाकर इंटरनेट सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया था। बताइए, वहाँ पे पाबंद लगा दी। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है, इसी पर टिप्पणी की गई थी। ठीक है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को, ये देखिए ये है निहत्थे तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। वह घटना क्या थी, इसको हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए, कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि जो विपक्ष है उसके पास भी पूरा वो अधिकार होना चाहिए ताकि वो सरकार की आलोचना कर सके जो सही में है, और उनकी कमियों को बता सके जनता तक, उनकी जो नीतियां हैं खराब या अच्छी उनको जनता तक पहुंचा सके, अपना एक संगठन बनाने का, एक टीम बनाने का, उसका प्रदर्शन करने का, संगठन और वहाँ पे सभाएं करने का अधिकार पूरा होना चाहिए विपक्ष के पास, ताकि वो जनता तक पहुँच सके। इन अधिकारों फिर यहाँ दिया है स्वतंत्रता होने, कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता भी होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। स्वतंत्र होना चाहिए न्यायपालिका, यानी कि दबाव में जज साहब आए और उनको ने अपने यानी कि सत्ता पक्ष को जिता दिया और कह दिया कि ये बिल्कुल निर्दोष है, को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, बिल्कुल मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है तो ऐसा करेगी। ठीक है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। अल्पमत जो होते हैं उनको गारंटी दी गई है तो वो भी आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद ही लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं ताकि उसका वो उपयोग कर सके। तो इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ना हो। ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हों, उत्तरदायी मतलब होता है कि अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है जनता से उसे पूरा करें, या फिर जनता आपसे सवाल करे तो आप उसका आंसर जरूर दें, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही हो। और भी जो सत्ता पे बैठे हैं, जो परमानेंट होते हैं, उनकी भी जवाबदेही, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या है कि जवाब मांगे तो उनको देना चाहिए। इसके बारे में अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ लेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। क्या होगी चौथी? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार तभी हो सकती है जो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों, नागरिक का जो अधिकार है, द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं, कानून संविधान से चलना चाहिए, के भीतर ही काम करती हो। ऐसा हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए होती है और वही होती है लोकतांत्रिक सरकार। चलिए देखिए परिभाषाओं का सारांश क्या है। आइए हम अब तक की हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस साल की परिभाषा से बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। जो सरकारें चलती है उनका चुनाव होता है, चुनकर वो आते हैं, दैट्स इट सरकार। हमने पाया कि जब तक हम इसके प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को पढ़ा और समझा और जाना है, रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, अब देखिए इसमें इन्होंने रेखांकित किया है, उसको समझ लेते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, यानी जो हमारे द्वारा चुने गए हो वही पूरे फैसले यहाँ पे लेने चाहिए। ठीक है, पहली शर्त। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वो चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सके, इतने उनके अंदर अधिकार होने चाहिए, लोकतंत्र की पहचान है।
यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, जनता को भी। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती हो। ये 4 पॉइंट जो आपके हैं ये आपको ध्यान रखना है, लोकतंत्र की पहचान विशेषता है। ऐसा जिस सरकार में हो, जिस देश में हो, वो लोकतांत्रिक देश है। समझ गए? आइए देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र की कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर कराई गई थी। बताइए, उदाहरण है, इधर विशेषता है। ठीक है, बिल्कुल। उदाहरण, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, यानी जो चुने हुए हैं उन्हीं की सलाह पर करेंगे। ये कानून का शासन है कि अधिकारों का सम्मान है कि एक व्यक्ति एक वोट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला है, ये चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना है। बिल्कुल यही वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना ही चाहिए। ठीक है। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। आप बताइए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए, सभी का एक व्यक्ति और एक वोट एक मोल होना चाहिए। सही है ना? नेपाल नरेश ने राजनैतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। आप बताइए, इसमें क्या है? ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये निष्पक्ष है ही नहीं, स्वतंत्र है ही नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। सही है ना? असंवैधानिक ठहराया कि ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमारा देखिए है कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान। इसमें से हमारा ये अधिकार उनका था, बट उनको कहा नहीं गया कानून का शासन। ये देखिए असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया। अब इसमें क्या कहा? बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे। ठीक है, क्या ना रहे? बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी भारत पार्टी की सरकार नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, अधिकारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सभी पार्टियां रहनी चाहिए, और कानून का शासन होना चाहिए क्योंकि यहाँ विधान ऐसे भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र ही क्यों? देखिए आ गया लोकतंत्र क्या था, हमने अभी तक देखा, उसकी परिभाषाएं देखा। अब हम लोग देखेंगे 1.3 में लोकतंत्र ही क्यों, मतलब लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ऐसा कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम उसको कर सके। तो चलिए आइए समझते हैं। मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी ना, आपको याद है? शुरू में ही उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है या नहीं। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। अब देखते हैं टिप्पणी क्या थी। ठीक है, उसको समझते हैं टिप्पणी क्या थी। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। देखिए योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है धीरे धीरे। सही बात है, सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा? क्या आप भी इस पर बहस करने की जरूरत है या नहीं है? ठीक है, तो तांगकिनी कहती है लेकिन लिंग 2 मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। सही बात है, मैडम ने क्या कहा था कि जरूरी कि अच्छे अच्छे देश मान रहे, अच्छे अच्छे लोग मान रहे तो हम उस पर विश्वास कर लें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? यानी कहती हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। क्या मतलब है बताइए ऐसे लोकतंत्र का? बताइए। तो यहाँ पे देखिए रेवियांग कहती है लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जेनी कहती जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता होनी चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या मान सम्मान सब बराबर, अस्थिरता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार और दिखावा नहीं होना चाहिए। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है बताइए? यहाँ पे आपस में ही लड़ते रहते हैं, लोकतंत्र में किसे परवाह है बताइए? किसी को नहीं है।
पाइमोन कहते तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? ये बेवकूफ़ी वाला। रोज पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। सही है ना? ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो सकते हैं। ये भी सही है, लेकिन अगर वो नेता ही बदल जाए बीच में अधिकार पा करके तो फिर क्या होगा? कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं बेटा, इसी को तानाशाही। ये देखिए, कोई पीछे से चिल्लाता है, इसी को तानाशाही कहा जाता है, कि वो जबरदस्ती कोई नियम ला के थोप देता है। ठीक है, बिल्कुल। दोई गति, अगर यह वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट होता, सही बात है, खुद भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर कैसे काम करेगा बताइए? फिर उसके पास सारे अधिकार है और खत्म हो जाएगी सब। तो रोज कहती मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ बेटा। तो दोई गति यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। इनमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, क्रूर होता है। सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। सही बात है। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि पावर सारा उनके पास है। फिर क्या करेंगे? मैडम लिंग दो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। क्या बात है। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे ही थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, देखिए क्या है यहाँ पे बीच में, ये अच्छा यहाँ है, बीच में बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते जहां लोकतंत्र ना हो? नहीं। क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या हो सकता है। लोकतंत्र के खिलाफ अगर हम जाना चाहें तो देखिए, इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वो अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम तौर पर, यानी कि हम आम तौर पर सुनते हैं। ये सिर्फ कुछ इस प्रकार तर्क हो सकते हैं। चलिए तर्क की बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो सकता है तर्क? ठीक है, देखते हैं। आइए इधर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती। बिल्कुल, अगर जो नेता अच्छा है और उसको ये भी लगता है कि अगर हम अच्छा काम करें फिर भी अगर विपक्षी हमारा मजबूत है, पैसे वाला है, वो कभी भी सत्ता को बदल सकता है, लोगों को लुभा सकता है, तो इससे क्या होता है, वो नेता भी भ्रष्ट हो जाता है और पैसे कमाने में लग जाता है। वो जानता है कि इस राज्य में हर साल सत्ता बदल जाती है। जैसे आप राजस्थान की बात करें, हर 5 साल में एक सत्ता वहाँ बदल जाती। कितना भी अच्छा आप काम करो या ना करो, अब बदलना तय है। सरकारें वहाँ बदल जाती है, तो फिर सरकार ये मान ही लेती है कि अगर हम जीत ही गए हैं, जनता के पास 2 ही 3 ऑप्शन है, तो फिर वो खूब भ्रष्ट करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है। तो अस्थिरता इससे भी फैलती। सही बात है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह है ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। क्या हर फैसले में देरी होती है? बिल्कुल हो जाती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते। बिल्कुल, चुने हुए नेता जरूरी नहीं कि वो सब कुछ जानते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती। देखिए, चुनावी लड़ाई बहुत ज़्यादा, लोकतंत्र के जब होता है कितना करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं चुनाव वोट कराने में, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। आगे देखिए क्या दिया। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हों? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? सभी सही बात है। इसमें सभी कुछ होता है लोकतंत्र पे। हमने देखा इसमें जो चीज़ लिखा वो सत्य है, वो होता है लोकतंत्र में। हमारे आसपास भी चुनाव होते हैं, हम लोग देखते हैं।
ये मैं लिंग 2 मैडम की कक्षा में बैठना चाहती हूँ, यही सही अर्थों में लोकतांत्रिक कक्षा लगती है, ठीक है ना। ये कहती लड़की आई है भाई, इसका नाम पता नहीं, बट कहती है मैं भी मैडम के साथ कक्षा में बैठूंगी, क्योंकि यही कक्षा असल में लोकतंत्र को परिभाषित और समझने में आसान लगती है। ठीक है, यहाँ पे कार्टून बना हुआ है, यहाँ पे खोपड़ी डली हुई है, और यहाँ पे देखिए सीना ताना है, तो यहाँ पे भाई अंदर भूत निकल रहा है। ये देखिए क्या, जैसे ये भाई ड्रेस भी अजीब लगा हुआ है, देखिए देखिए क्या है ये, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये देखिए कार्टून के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र की सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र भाई सभी प्रकार से पूरी तरह से खत्म कर दे समस्या, ये पर्याप्त नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है, सही बात है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग हमारे बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे, बिल्कुल नहीं। लोग गलतियां भी कर सकते हैं, इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है, यह भी सही है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इनका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने वह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र भी दूसरे से बेहतर है कि नहीं है। सही बात है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखते हैं, ये तो विपक्ष में था, पक्ष में देखते हैं। चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था चीन में। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। गजब, 3 करोड़ लोग भूख से। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। सरकारी नीतियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की थी। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर जाते, 3 करोड़ लोग। हाँ, यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। ठीक है, लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। और किसी प्रणाली, हम नहीं कह सकते कि लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रणाली है, लेकिन जो जितने हमारे पास मौजूद ऑप्शन है उसमें से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी, यह सब सरकार चलाने के ऊपर होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्टून बूझे क्या है। कार्टून को देख सकते हैं आसानी से, फिर देखते हैं। यह कार्टून ब्राज़ील का है जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। वहाँ पे क्या था कि ब्राज़ील में तानाशाही बहुत लंबे समय तक चला था। ठीक है, इसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। वो देखो, तानाशाही का छुपा पक्ष है, अंदर से चीरो तो भूत कंकाल जो आपके विपक्ष में है, हाथ पैर, वही कार्टून है। इस कार्टून में किस छुपे पहलू को उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे, यह जरूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनोसे, पोलैंड के जारुजेल्स्की, नाइजीरिया के सनी अबाबा और फिलीपींस के फेर्डिनांड मार्कोस के बारे में भी ऐसी जानकारी इकट्ठी करें। बताइए, सब तानाशाही थे, सब तानाशाही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा और भी नहीं, और यह सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। वो देखिए, मतलब जो भाई अगर उनमें है सरकार अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर लोकतंत्र में जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें, ये जरूरी होता है लोकतंत्र में बैठे हुए। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का
अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास तानाशाही है, एकात्मक है, ये कई सारी बहुत सारे शासन पद्धतियां हैं जिसमें से लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर प्रणाली है। इससे बेहतर प्रणाली अभी नहीं आई है, आएगी तो जरूर बताया जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं, इससे बेहतर अगर मिल जाएगा तो और अच्छी चीज़ है, बेहतर होता तो जरूर किया जाता। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। सही बात है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर या मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी होते हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती गई। भाई जोश में आके कह दिया हाँ हाँ ठीक है कर हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। देखिए लोकतंत्र और क्या करता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना भी बनाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठकें होंगी, बहुत ज़्यादा तो टकराव मतभेद जो टकराव होगा तो वो बिल्कुल उसमें से निचोड़ निकाला जाएगा। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश, भारी मतलब यहाँ पे अलग अलग भाषा बोली वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा देश वाले, इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, हर जाति के, हर धर्म के, हर समूह, मतलब विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को आगे देखते हैं, ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। सही बात है, हमारे यहाँ भी कई जाति धर्म के लोग होते हैं। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। सही बात है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। ताकत के बल पे जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा। सही बात है, चांस ही नहीं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर नाराज़गी होगी, मौका पाएगा तो कत्ल कर देगा। ऐसी स्थिति में भिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। सही बात है। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, लोकतंत्र होगा तो ठीक रहेगा, भाई सबकी सुनी जाएगी और फिर निर्णय बाद में होगा। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, स्थायी विजेता नहीं होता, बदलता रहेगा। भाई जो सबकी नहीं सुनेगा हटा दिया जाएगा, कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं लोकतंत्र में ही। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। लोकतंत्र नहीं होता तो आज का कटा जुट हो जाता और सब मारे जाते। बेहतर सरकार सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है, लोकतंत्र में जो नागरिकों का हमारे पास वोट का अधिकार होता है, हम जिसे चाहें दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। ये सबसे बड़ा है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या करता है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोग आते हैं, घर घर आते हैं, भाई हमको वोट देना, हमको देना, पैर छूते हैं, चिरौरी करते हैं, विनती करते हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें करते हैं। तो ये भी करता है, सम्मान भी बढ़ाता है लोकतंत्र नागरिकों को। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सबको समान माना जाता है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी भी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। सही बात है। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। बहुत सही। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ये बहुत सही है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। सही है, गलतियाँ होती तुरंत पता चल जाता, विपक्ष तुरंत आवाज़ उठा देगा। लेकिन विपक्ष का जितना सरकार का मजबूत होना जरूरी उतना विपक्ष का ही मजबूत होना जरूरी है।
जिस सरकार में, जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होता, उस सरकारें मनमानी और तानाशाह हो जाती हैं। इसलिए विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। बिल्कुल, अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तो उसको बदल दिया जाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता। जो राजा है तो राजा ही रहेगा, उसके बेटे आएंगे, उसके आएंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे, चलता जाएगा सरकार। जैसे पहले होता था, राजा महाराजाओं का काम चलता था। अगर वो राजा मर गया है तो उसके जो पुत्र हैं वो उत्तराधिकारी हो जाते, फिर वो राज करते थे, फिर आते थे, फिर राज करते थे, ऐसे ही चलता रहता था। चलिए, अब इन चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता है, ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान दे सकता है। कुछ न कुछ कमियां रहती है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें ज़्यादा संभावना होती है कि लोगों का इच्छा रखें, और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल भी रहते हैं तब भी इसमें गलती सुधारने की भी संभावना होती है लोकतंत्र में, ठीक है। और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र में को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। कार्टून देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है। ये क्या कहते हैं, हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे, हमारा धन हड़प लिया है, ये कह रहे हैं। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है। आप बताइए, ये करें यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। मतलब सब कुछ शिकायत है, फिर भी हम उन्हीं को जिताएंगे। लोकतंत्र यही बेटा। यह देखिए क्या है, यह कार्टून कनाडा के 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी एक ही बार चुनाव जीत जाएगी, एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी। पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई थी। सब लोग मान गए थे कि जीत जाएगी, हम वही करने जा रहे हैं। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में। ये लोकतंत्र के पक्ष में देता है कि जो जनता चाहेगी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबको पता था कि लिबरल पार्टी फिर आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। इसमें बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हमारे जैसे जिस देश में लोकतांत्रिक है, हमारे भारत देश में है, पाकिस्तान में भी है, तो ज़्यादातर भाई लड़ाइयाँ करते हैं, लिमिट तक करते हैं, बहुत बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर करते हैं तो एक गैर लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, लोकतांत्रिक वाला भाई गैर लोकतांत्रिक वाला वो आक्रमण करेगा, भाई युद्ध करेगा, उसको पता है हम ही सरकार होंगे, भाई कुछ भी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए चाहे फायदा। जैसे रूस में चल रहा भाई, वहाँ पे वही वो आक्रमण भाई चल ही रहा है यूक्रेन पे, तो फिर वहाँ की सरकार वही चल रही है। अपने यहाँ होता तो भाई यहाँ रिजाइन दो, त्याग पत्र दो, पता नहीं क्या हो जाता फलाना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब दोनों लोकतांत्रिक हो तो बहुत कम झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक गैर लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या है। लेकिन ये भाई लोकतंत्र के लिए ज़्यादा पर्याप्त तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा या संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच में भी युद्ध होते भी हैं। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे भाई, पूछ रहा। इन दोनों विचारों से आपकी सहमत किस तरफ है और क्यों है भाई? दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं 1.4 लोकतंत्र का बेहतर अर्थ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं और ज़्यादा बड़ा अर्थ, यानी बहुत बड़ा, उसकी व्यापक रूप से अर्थ देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र है, शासन का आकार है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उस न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती। न्यूनतम मतलब वही है कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी है,
जो लोकतंत्र की जरूरत है हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, कुछ लोग छुपे हुए भी होते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाती है। मतलब कमाल की बात है, सही बात है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अधिकार नहीं होता है और यह बहुमत भी स्वयं सरकार नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता है। देखते हैं यहाँ कहते 545, 245, इतने सांसद, इतने विधायक, इतने मंत्री मिनिस्टर, इतने सब कितने को बैठा के भाई हम पूछ सकते हैं। तो इसलिए कुछ गिने चुने ही लोग ले लेते हैं। अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले भाग लेने का समय या इच्छा, योग्यता और कौशल नहीं होता है। सही है ना। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। लोकतंत्र है लेकिन न्यूनतम है क्योंकि कुछ गिने चुने लोग ही ले लेते हैं। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लेकिन इससे हमें यह सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती कि एक अच्छा लोकतंत्र क्या है और एक बड़ा क्या है। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहदार अर्थ को समझना होगा और बड़े अर्थ को। देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग लगी हुई है पोस्टर की, कार्टून मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्टून में क्या है, कुर्सी खाली है, इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये यूनिटी है, डेमोक्रेसी है ना। तो सेकुलरिज्म है, इक्वलिटी है, सब अपने अपने तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है। इस पे बताइए, इस कुर्सी पे सब कुछ चलता है दांव। चलिए देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का यह चर्चित कार्टून देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। स्वर्ण जयंती दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? इसे बहुत से राजनेता जुड़े हुए हैं, इसमें जो हमारे यहाँ रह चुके हैं। खैर ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। इस लेसन को आज ख़त्म करना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये हम सोचते हैं कि एक चैप्टर 2 ही पार्ट में बने, ज़्यादा पार्ट में ना रहे। इसलिए आप लोग को थकना नहीं, थोड़ा पानी पी लो आप लोग भी भाई, है ना, जिससे कि हो जाए। हम भी पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा रिलैक्स लेके 2 मिनट आप लोग फिर से रेडी हो जाएं, है ना, पानी वानी पी लें। इसको सर्कल करते जाएंगे जहाँ जहाँ जो ब्लैक यानी कि क्या कहते हैं उसको, बोल्ड मोटे अक्षरों में जो अक्षर दिखते हैं उनको जरूर अंडरलाइन यानी कि अंडरलाइन कर ले या कलर कर ले, हाईलाइटर करते रहें ताकि हमें रिवीजन करने में बहुत आसानी होती इससे, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, इसको बिल्कुल मज़ेदार कहानी जैसे समझना है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। कहानी जैसा है भी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो पढ़े जा रहा हूँ। देखिए इसमें आगे चलते हैं हम लोग। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर भी कीजिए, ठीक है। कथन क्या है? हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। हम लोगों का परिवार भी काफ़ी लोकतांत्रिक ऐसे भाई, जब भी फैसला करना होता तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमत से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का होता है। तो परिवार में भी लोकतंत्र देखने लगते, झलकने लगता। देखिए मुझे भी शिक्षक नापसंद है, शिक्षक भी नापसंद है भाई, जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। वहाँ लोकतंत्र कहाँ है भाई? लोकतंत्र तब होता है जब वो बच्चा बता सके कि आप सही पढ़ा रहे हो, गलत बता रहे हो, या फिर उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार होना चाहिए। मैं तो ऐसा शिक्षा पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, जो स्वतंत्र हो बिल्कुल। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हो, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हो। भाई एक नेता है
पर उसके सारे परिवार के लोग ही उस पार्टी के सारे डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक पार्टी है अपने यहाँ जो पुरानी पार्टी है, उसमें ऐसे ही कुछ होते रहते हैं, चलते रहते हैं कि भले कोई भी मंत्री मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने पर निर्णय फिर वहीं से आना है, अंदर से पेटी से निकलना है। तो देखिए यहाँ पे भाई घर में भी शिक्षक पे भी बता दिया गया कि भाई शिक्षक वे पसंद नहीं है जो क्लास में पढ़ाते समय बच्चों को क्वेश्चन पूछने पे डांट दिया जाए या फिर उनके क्वेश्चनों का आंसर ना दिया जाए और कहा जाए क्वेश्चन नहीं पूछना, केवल समझना है। लोकतांत्रिक नहीं है। आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं कहेंगे कि भाई सर ने भी नहीं कहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो डाउट हो, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग, थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका पॉलिटिक्स में, धीरे धीरे बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं भी क्लास 10th में था तब मेरा इंटरेस्ट कम था पॉलिटिक्स में, लेकिन मैंने जैसे SSC बैंक और कंपटीशन की तैयारी की, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पढ़ा और हिस्ट्री भी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सभी मैंने इकोनॉमिक्स मैंने कॉलेज में किया था बीकॉम में। तो ऐसा मेरा मानना है कि इंटरेस्ट पढ़ने से और समझने से आता है। हमें किस सब्जेक्ट को कब क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि जब हम उसको जानते नहीं होते और उसको डीप नहीं पढ़ते। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को देखकर हम नहीं बता सकते अच्छा या खराब, उसी तरह किसी विषय को हम देखकर नहीं कह सकते ये कठिन है या सरल है। हम उसको जब तक पढ़ेंगे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी बहुत शक्तिशाली का है। मतलब हर लोगों का बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई घर में भी जब फैसले लेते हैं तो बड़े बड़ों का सुन लिया जाता है, छोटों का नहीं सुना जाता, इग्नोर करिए, पागल है, छोटा है, चलो। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबका अधिकार समान होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। ठीक है, परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा ये लोकतंत्र कहाँ से भाई? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। प्रत्येक आदमी कैसे ले सकता है किसी निर्णय को भाई? इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। अब बताइए कैसे ये पॉसिबल कैसे भाई? हर नागरिक को इसके लिए सोचना कि समान उपलब्धता, सोचना कि बिल्कुल होनी चाहिए उपलब्धता। बुनियादी शिक्षा ये तो जरूरी है, ये होना चाहिए। बुनियादी संसाधन ये भी होना चाहिए। पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, सब खत्म है। क्योंकि कोई ना कोई हर महीने, हमारे यहाँ 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, तो कोई ना कोई लगभग 1-2 लाख लोग ऐसे होंगे जो भूखे भी सोते हैं। एक समय का है भोजन, एक समय का नहीं है, तो नहीं बैठता, लगता है लोकतंत्र है ही नहीं कहीं। समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। भाई हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन सी सरकार ज़्यादा लोकतांत्रिक है, कौन नहीं। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के इस तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। ठीक है, बिल्कुल। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अनेक लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे 10वीं में। ठीक है, भाग 2 में। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना चाहिए कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। ठीक है, समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ये आम बात है, यही लोकतंत्र आजकल मानते हैं। इसके बारे में अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, 4 में। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। ग्राम सभा जो होती है बैठनी चाहिए साल में 2-3 बार, तो उसको इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों पर कल्पना कर सकते हैं? विचार कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, कम से कम शर्तें हैं। इतना भी ना हो तो फिर लोकतंत्र खतरे में है ना। पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बन सकता। लोकतंत्र बन सकता है पर आदर्श नहीं, कंप्लीट नहीं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए जो इसमें दिया गया है। ठीक है शर्त है। यह स्थिति एक बारे में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। ठीक है, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह भी सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, वही फैसले करने चाहिए और वही काम करने चाहिए। ठीक है, कि सब कुछ सरकार पे ही नहीं फोड़ देना चाहिए, कुछ हमारे लिए भी बचता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नहीं की जाए। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने तौर पर हम काम करते हैं, वही भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही काम चोरी भी देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। नागरिक कैसा सोचता है, नागरिक कैसा शासन सरकार चाहता है, ये सब कुछ यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही राजा लोग, तानाशाही जो सब कुछ उसी का हो तानाशाही, या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा ले, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरे का केवल नाम देखना चाहिए। खुद करे खुद सीखे दिया गया। यहाँ पे कहा अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं, अपने यहाँ कितना है। फिर यह भी पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं, ये भी पता करें। फिर सोचिए कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना, लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए, ये हम आपको क्वेश्चन एक साथ कराएंगे। जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया आज, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराएं और याद करा दें, या फिर हम लोग 2-4 लेसन सिलेबस का कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक साथ एक एक क्वेश्चन का, जैसे आपका एग्जाम पास आता है तो मैं सभी चैप्टर का 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं आपके लघुत्तरी अतिलघुत्तरी सभी को हम आपको आपके साथ डिस्कस करें और क्वेश्चनों को आंसर को समझाएं, हम आपको जरूर करेंगे। ठीक है, बट अब इसके सोल्यूशन PDF बनाना है, उसके बाद हम आपको जरूर ये सब चीज़ क्वेश्चन आंसर भी समझाएंगे। अभी फिलहाल हम लोगों का पार्ट 1 आज खत्म हो चुका है, जिससे हम लोग बेहतर तरीके से हम लोगों ने कोशिश की समझने की। ठीक है, बिल्कुल। और आप इसको 1 बार 2 बार अपने से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और क्वेश्चन आंसर अब आप पढ़ेंगे आपको बहुत समझ में आएगा। बस ये जरूरी है, राजनीति समझना, सामाजिक विज्ञान को हम रट नहीं सकते, उसको समझ सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में पारंगत होना यानी बहुत अच्छा बनना और नॉलेज लेना, आपको डीपली जाना पड़ेगा और समझना बहुत ज़रूरी है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए मदद कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि हम आपके लोगों के लिए खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि सहयोग कर सकते हैं दूसरों तक शेयर करके। हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, हमें एक मनोबल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। सभी को जय हिंद।